हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अ, कुछ मेजर और माइनर कमेटीज बनाई गई थी। हम ऑलरेडी मेजर कमेटी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि माइनर कमेटीज का है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम याद करें चीजों को, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी भी हम लेंगे। सो टोटल माइनर कमिटीज 10 थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेजर कमिटीज जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन लोगों के पास थी। और जो माइनर कमिटीज थी वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को दी गई थी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी की। एक्चुअली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में दो और जो है जो मेजर कमिटीज थी वो भी थी। एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर की थी और दूसरी स्टीयरिंग कमेटी। यूं समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड थे वो यही थे। तो रूल्स भी इन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। स्टीयरिंग का मतलब आप समझ ही सकते हो। अगर एक गाड़ी की स्टीयरिंग की बात करते हैं तो मेन ड्राइवर की बात होती है। सो यूं भी आप कह सकते हो कि ही वॉज द हेड। सो दो चीजें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी इनके अंडर में थी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटीज का भाई बजट एंड स्टाफिंग, किस तरीके से कितने कर्मचारी हों, कितना बजट किसके लिए क्या एलोकेट करना है, वो सारी इनके अंडर में था। इसके अलावा एक फ्लैग के लिए भी कमेटी थी, एडहॉक कमेटी। उसके भी ये चेयरमैन थे। सो बेसिकली टोटल चार जगहों पे आप इनका नाम देखेंगे चेयरमैनशिप में। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी, और बाकी एक आपका बजट एंड स्टाफिंग, सॉरी, ये फाइनेंस एंड स्टाफ कमीशन, और साथ में एडॉक कमेटी ऑन फ्लैग। अभी हम फ्लैग के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे आती है क्रेडेंशियल्स कमेटी। क्रेडेंशियल्स कमेटी का काम था कि जो भी हमारे जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में लोग चुन करके आए थे वो वेरीफाइड हों, उनके सारे डेटा वेरीफाइड हों, वो लीगली सही तरीके से वो चुन करके आए थे। इन सारी चीजों की देखरेख करना मिस्टर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अंडर में था। इसको आप यूं एक ट्रिक मैंने बना रखी है, ऑल डेटा वेरीफाई, अल्लादी अय्यर ऑल डेटा वेरीफाई। सो इसको आप कुछ ऐसे हिंट ले सकते हो। बाकी कोई बहुत अननेसेसरी इसमें शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है नहीं। क्रेडेंशियल्स कमेटी के बारे में यही बेसिक बेसिक था। बाकी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में जानते हैं। ही वॉज अ तमिल ब्राह्मण। ही ऑल्सो सर्व्ड एज एडवोकेट जनरल ऑफ मद्रास इन 1929 टू 1944। सो लगभग 15 सालों तक ये एडवोकेट जनरल के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका दी है। और ये ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी हमारी, उसके भी मेंबर थे, जो कि बी आर अम्बेडकर के अंडर में थी। वंस बी आर अम्बेडकर ऑल्सो सेड कि ही इज मोर कॉम्पिटेंट देन मी व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। फिर आती है हाउस कमेटी। इसका बेसिक काम था कि जो मेंबर्स थे हाउस के, उनके एकोमोडेशन लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इनके जो चेयरमैन थे वो बी पट्टाभी सीतारमैया थे। सो पट्टाभी से हम सबका पता तय करेंगे, तो पता से पट्टाभी सीतारमैया हम याद रखेंगे। बाद में मध्य प्रदेश के गवर्नर भी बनाए गए थे। इससे पहले ये कांग्रेस लीडर थे, गांधी जी के करीबी थे। और यूं कह लीजिए कि इनके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज थी, जिसकी वजह से इनको संभवतः ये कमेटी का जो भार है वो दिया गया होगा। बाकी आगे आते हैं ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। ये वो कमेटी है जिसका मेन काम था, जैसे आज भी हम देखते होंगे कि हमारे सदन में जो व्यवस्था बनी रहे, जो एक मोमेंटम बना रहे, और सभी चीजों पे बराबर समय दिया जा सके, किसको कितना देना है किसको नहीं देना है, ये सारी चीजें किस तरीके से तय होंगी, उसके लिए जो भी बेसिक जो ऑर्डर तय करना था वो के एम मुंशी के हाथ में था। सो इनकी चेयरमैनशिप में ये चीजें तय हुई थी। वैसे तो ये लगभग 16 कमेटीज के मेंबर थे, इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग कमेटी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाली थी। बट हम इसको याद करने के लिए कब किससे कितना, मुंशी जब भी हमारे वर्ड में दिमाग में आता है मुंशी वर्ड, तो हमें याद आता है लाइक कुछ फाइनेंशियल लेन देन वाला। तो ऐसे व्यक्ति से हम क्या अपेक्षा रखते हैं कि भाई इनको चीजों के सीक्वेंस के बारे में पता होता है, कब किससे कितना हमें लेना है। तो इससे हम एक आइडिया लगाएंगे कि ऑर्डर किस तरीके से हमें बिजनेस, किस ऑर्डर में हमें बिजनेस करना है। सो ये सारी चीजें मिस्टर के एम मुंशी द्वारा लिखी गई थी। फिर आती है कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द असेंबली। दो चीजें, एक ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी और एक है कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द असेंबली। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है।
ऑर्डर मतलब किस क्रम में काम होगा, कितना होगा। कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द असेंबली बाय मिस्टर जीवी मावलंकर, इसके काम थोड़ा सा अलग है। यहां ये मैटर करता है कि जब हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारी बनी, तो उस समय तक हमारे पास अपना कोई लेजिस्लेचर नहीं था। तो हमारे पास दो तरीके की जिम्मेदारियां थी। एक कि हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के रूप में भी इसे काम करना था। दूसरा एक डोमिनियन लेजिस्लेचर के रूप में भी काम करते हुए अपने आप को कॉलोनियल रूल से कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वाला जो फेज है वहां तक लेकर के आना था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत ही भारत को आजादी मिली थी। तो उसके बाद का जो सिस्टम है, यानी किस तरीके से हम एक यूं कह सकते हैं वल्नरेबल जो लेजिस्लेशन था, उससे हम एक अपना एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की तरफ किस तरीके से हम माइग्रेट करेंगे, उसको इन्होंने सुनिश्चित किया। काफी इंपॉर्टेंट काम था। इसकी लिंक है मिस्टर जीवी मावलंकर के लिए लंका, फ्रॉम रावण टू विभीषण। तो रावण से जब विभीषण को लंका दी गई, तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे नियम, बहुत सारा जो एक लेजिस्लेचर है उसमें यूं समझ लीजिए कि एक चेंज की जरूरत पड़ी। तो उससे हम याद रखेंगे मिस्टर जीवी मावलंकर को, कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द असेंबली से। बाकी आता है फिर एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, बता चुके हैं राजेंद्र प्रसाद के हाथ में था। दो माइनर कमिटीज के चेयरमैन थे और दो मेजर कमिटीज के। एक ये एडहॉक कमेटी थी ऑन नेशनल फ्लैग, और एक हमने स्टार्ट में देखा फाइनेंस एंड स्टाफ कमीशन। बाकी आती है अगली एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके जो चेयरमैन थे एस वरदाचारी थे। और सिटीजनशिप, जैसे आप सिटीजनशिप को ऐसे याद रखो, आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजनशिप कहाँ की मानी जाती है, एज लाइक यूरोप में ब्रिटेन की मानी जा सकती है, अमेरिका की मानी जाती है। तो वहां की सिटीजनशिप लेने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। अगर उनको अचानक से मिल जाए फ्री में, तो वो उनके लिए एक वरदान के रूप में होगा। तो हम सिटीजनशिप इक्वल टू वरदान से याद रखेंगे वरदाचारी। ये एक लीगल एक्सपर्ट थे। यूं कह सकते हैं आपकी दो तरीके की सिटीजनशिप पे उस समय डिस्कशन चल रहा था। एक तो भाई जो बर्थ राइट सिटीजनशिप था जन्म से, और दूसरा वहां के निवास के हिसाब से। यही नहीं, इस कमेटी को ये भी ध्यान में रखना पड़ा कि जो लोग माइग्रेट हुए थे इधर से उधर पाकिस्तान या पाकिस्तान से यहाँ, उनके बारे में भी इनको सारी चीजें देखनी थी कि इसको क्या करना है। विजन इनका थोड़ा सेक्युलर था। इनके जो एक्सपर्टीज लीगल की तो थी ही, प्लस इन पर ट्रस्ट किया कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने कि हाँ ये इस मैटर में अच्छा काम करेंगे। इसी कमेटी में अंबेडकर और के एम मुंशी और आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तीनों लोग इस कमेटी के मेंबर भी थे। फिर आती है एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। मिस्टर नलिनी रंजन सरकार सर। सरकार से याद रखेंगे केंद्र सरकार राज्य सरकार के कनेक्शंस, जो फाइनेंशियल कनेक्शंस थे, वो इन्होंने बनाया, और इन्हीं का बनाया आज भी काफी काम आ रहा है। ध्यान देने वाली बात है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। और इन्होंने किन किन चीजों पर प्रकाश डाला, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था उसमें इन्होंने चेक किया था कि टैक्सेशन के क्या प्रावधान है, रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होगा यूनियन एंड स्टेट के बीच में, और ग्रांट इन एड वाला सिस्टम हमें लाना है या नहीं लाना है। तत्कालीन समय में तो इन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम था ग्रांट इन एड का, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। इन्हीं के एडवोकेसी पर फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंड हुआ था, जिसके बाद से फाइनेंस कमीशन हम अब देख रहे हैं रेगुलर आते रहते हैं, 2026 में भी मेरे ख्याल से आने वाली है। अगला नंबर आता है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। बहुत फेमस है, जो बच्चे तैयारी करते हैं पीसीएस की या यूपीएससी की, वो लोग इस कमीशन के बारे में अच्छे से जानते हैं। एस्केधर कमीशन की रिकमेंडेशंस लिंग्विस्टिक आधार पे, जो कह सकते हैं कि राज्यों का जो एक बंटवारा था, ये यूं कह लीजिए कि किस तरीके से राज्य निर्धारित किए जाएं, वो क्या लिंग्विस्टिक होंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे होंगे, तो इन्होंने लिंग्विस्टिक बेस को रिजेक्ट कर दिया था। इस पर काफी विरोध हुआ था, जिसके बाद जेवीपी कमेटी बिठाई गई थी। जेवीपी कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीन लोग थे। और इन्होंने भी लिंग्विस्टिक आधार पर जो राज्यों का एक निर्धारण है, उसका इन्होंने विरोध किया था। इसके बाद लास्ट आती है प्रेस गैलरी कमेटी। इन्हें उषा नाथ सेन
ने हैंडल किया। बेसिकली अनसीन को सीन, ये एक मैंने ट्री बनाया है उषा नाथ सेन से, अनसीन को सीन। भाई मीडिया को किस तरीके से कितनी एक्सेस देनी है और किस तरीके से कम्युनिकेशन क्रिएट करना है, किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो चीजें घटित हो रही हैं उसको पब्लिक करना है, ये सारी चीजें इनके अंडर में आती थी। दोस्तों इस लगभग 11 मिनट के वीडियो में आपको उम्मीद करता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूटी में चाहिए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।